नमस्कार, मैं श्वेता सिंह, हरी कंपटीशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाएंगे विथ डिस्क्रिप्शन हमारे बुक में भारतीय कला एवं संस्कृति। इस बुक में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी पार्ट 1 में कवर किए हैं और आज जो पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी एक बार ये बुक जरूर देखें। जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे डिटेल्स दिए गए हैं जो आपको नेक्स्ट आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार जरूर देखिए इंडेक्स के साथ। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसमें भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया गया है और वो सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है जो हमको आगे आगामी क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं या फिर अन्य एग्जाम सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी एक बार मार्केट में जाके जरूर देखिए। भारतीय कला एवं संस्कृति की हमारी बुक मार्केट में अब अवेलेबल है। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इस सेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो पार्ट 1 में जिन जिन क्वेश्चंस को हमने कवर नहीं किया था उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत कुल्हाड़ी संस्कृति सबसे पहले किस स्थान पर प्राप्त हुई। यहाँ पर जो बहुत सारे औजार ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हमको मिलते हैं और अलग अलग जगह से मिलने के कारण हम उन जो भी औजार मिले हैं या फिर जिस भी चीज के बारे में हमको साक्ष्य मिलता है तो संबंधित स्थल को हम उसी की संस्कृति के तहत नाम दे देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी किया गया है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कुल्हाड़ी संस्कृति सबसे पहले किस स्थान पर प्राप्त हुआ, मतलब ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कुल्हाड़ी का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है मद्रास, मैसूर, रामेश्वरम और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। मद्रास का ऑप्शन सही नहीं होगा, मैसूर सही नहीं होगा, रामेश्वरम सही नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आंसर हमारा सही होगा क्योंकि आंसर जो है इसमें अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जानेंगे कि कुल्हाड़ी संस्कृति कहाँ पे प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले तमिलनाडु के पल्लवरम से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, किंतु विकल्पों में हमें ये सभी ऑप्शन ये जो हैं पल्लवरम से मिलते जुलते नहीं है, इसीलिए हम आंसर क्या लेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ हमको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि अगर हस्तचलित या हस्त कुल्हाड़ी के बारे में पूछा जाए तो हस्त कुल्हाड़ी के लिए क्षेत्र अलग है, उसका नाम है अत्तिराम पक्कम। अत्तिराम पक्कम या पक्कम, अतिराम पक्कम जो है जगह, ये भी तमिलनाडु का ही एक क्षेत्र है जहां से हमें हस्त कुल्हाड़ी के बारे में साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमको दो क्वेश्चन जानने को मिल गए, एक है कुल्हाड़ी संस्कृति और दूसरा है हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रमुख पत्थर और तांबे के उपयोग पर आधारित एक संस्कृति को जिस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर शब्द है पत्थर, दूसरा है तांबा। पत्थर को अन्य किस नाम से हम जानते हैं, पाषाण के नाम से जानते हैं, और तांबे को अन्य किस नाम से जानते हैं, ताम्र के नाम से जानते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहीं से ही हमें आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन है ट्रायोलिथिक, ताम्र पाषाण युगीन, नवपाषाण युगीन, मध्य पाषाण युगीन और लास्ट में है पूर्व पाषाण युग। तो पाषाण और तांबे इन दोनों के साक्ष्य हमको किस युग से प्राप्त होते हैं, ताम्र पाषाण युगीन। जिस साक्ष्य के बारे में हमको जिस काल में पता चला है उसका नामकरण भी उसी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। सबसे पहले हमें पाषाण के बारे में पता चला तो उसे हम पाषाण युग के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमें धीरे धीरे अन्य चीजों के बारे में जानकारी मिलती गई, तो पाषाण युग के बाद हम तांबे के बारे में जाने तो तांबे और पाषाण को हम एक साथ ताम्र पाषाण युग के रूप में जानने लगे। फिर नेक्स्ट है कांस्य युग, फिर है लौह युग। तो ऐसे करके हम क्रमवार काल का विभाजन करते हैं उनसे प्राप्त होने वाले साक्ष्यों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति संबंधित है
पूर्व पाषाण काल से, कांस्य युग से, लौह युग से, हिम युग से, नवपाषाण युग से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अगर ये जानकारी मिलती है कि हड़प्पा संस्कृति में सिर्फ क्या पाषाण के बारे में जानकारी मिली है, तो नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। लोहे के बारे में नहीं, यहाँ तक नहीं, हिम युग नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कांस्य युग से। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी, हड़प्पा संस्कृति संबंधित है कांस्य युग से। हड़प्पा संस्कृति संबंधित है कांस्य युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। हमें स्रोत, पहले तो हमको ये जानना है कि स्रोत क्या होते हैं। स्रोत वे सभी साक्ष्य होते हैं जिनके द्वारा हमें संबंधित तथ्य के बारे में जानकारी मिलती हो, चाहे किसी भी रूप में मिलती हो, चित्रात्मक रूप में मिलती हो, मूर्ति के रूप में मिलती हो, या स्थापत्य के रूप में मिलती हो, या लिखित साक्ष्य मिलती हो। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पुरातात्विक, साहित्य, लोक संस्कृति, ये सभी। तो पुरातात्विक अवशेष भी हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं, साहित्य भी हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं, लोक संस्कृति एक आईना होता है संबंधित काल का, अतः लोक संस्कृति भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अतः उपर्युक्त सभी हमारे भारतीय इतिहास के क्या हैं, स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की अग्निवेदियां किस स्थान से प्राप्त हुई। अब यहाँ पर जगह को याद रखने के लिए हमें जगह के नाम के साथ अलग अलग कोड बना के याद रखना पड़ता है। तो अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तो हड़प्पा काल में बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं और अलग अलग जगह से प्राप्त हुई हैं। तो ऐसे चीजों को याद रखने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसको कोड बनाकर याद रखें। मेरा कहना आपका के लिए यही है कि अगर स्थल को आप एकदम परफेक्टली जानना चाहते हैं तो उसमें आप कोड बनाएं, कोड बनाने के बाद आप उसको याद रखें। इसमें ऑप्शन है बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा और रोपड़। अग्निवेदियों के साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिलते हैं। आप यहाँ पर कोड बना सकते हैं, अग्नि, अग्नि जल कर जो राख हमको मिलता है या अग्नि से हमको कोयला मिलता है वो कौन से कलर का होता है, काले रंग का होता है। तो आप अग्नि से याद रख सकते हैं कालीबंगा। अग्नि जब जलती है तो किस कलर की होती है, लाल रंग की होती है। तो इसके खोज करता है बी लाल। बाकी नाम को याद रखना पड़ेगा, अमलानंद घोष और बी लाल और बी के थापर। तो इस तरह से आप इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद भी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि। अब यहाँ पर लिपि पूछा गया है, भाषा नहीं पूछी गई है, हमको इस चीज को ध्यान देना है। लिपि के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है अब तक बूझी नहीं जा सकी, वैदिक भाषा थी, चित्रों और तस्वीरों से व्यक्त किया जाता था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा चित्रों और तस्वीरों के द्वारा व्यक्त किया जाता था। चित्रों और तस्वीरों के द्वारा हमें हर चीज को व्यक्त करके इसमें बताया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब उसको एक अन्य नाम से जाना जाता है गोदीवाड़ा, जहां से समुद्र मार्ग को हम क्या करते थे, संचालित करते थे। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, रोपड़, चहुदड़ो। तो यहाँ पर ऑप्शन सही आंसर है हमारा लोथल। गुजरात का एक स्थल है लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान या हड़प्पा कालीन के दौरान हमारा किस रूप में जाना जाता था, बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। जगह का नाम है लोथल। ये एक डाक यार्ड भी था। अन्य अगर क्वेश्चन हमको याद रखना है तो ये क्या था, डाक यार्ड भी था। हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस स्थल पर बंदरगाह था, सेम क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट यहां से देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर हमको ध्यान देना है, सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हम टिक किसको लगा लेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है सत्य नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते जाते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ईंटों की पक्की सड़कें हैं, निचले भाग के समस्त मकान एक जैसे आकार के हैं, ऊंचे भाग में स्नानागार एवं महल बने हुए हैं, नगर के सभी ओर परकोटा बना हुआ है। अब यहाँ पर एक शब्द जो अननोन है, परकोटा।
परकोटा क्या होता है? गढ़ की रखवाली के लिए उसके चारों ओर जो हम लोग सुरक्षा कवच बनाते हैं उसी को बोला जाता है परकोटा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है। इसमें बोला गया है कि निचले भाग के समस्त मकान एक जैसे आकार के हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। निचले भाग के समस्त मकान एक जैसे आकार के नहीं है, बल्कि वो दो भागों में विभाजित हैं, एक ऊपरी शहर और एक दूसरा निचला शहर, और उसमें आकार में क्या है? भिन्नता पाई गई है। अतः ऑप्शन बी हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार निम्नांकित में से भगवान इंद्र के लिए अन्य नाम है। तो भगवान इंद्र के लिए हमारे पास अन्य नाम हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, पुरंदर। अन्य नाम क्या है? पुरंदर। तो इन क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसमें ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? पुरंदर, किलो का भंजन करने वाला या नष्ट करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? यहाँ पर हमको काल को ध्यान देना है। यहाँ पर पूछा गया है मौर्य काल। मौर्य काल पूछा गया है, उस समय शिक्षा का केंद्र अलग था। जब गुप्त काल पूछा जाएगा तो उस समय शिक्षा का केंद्र अलग होगा। तो मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, वल्लभी। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में उस समय विद्यमान था, जो कि बाद में बहुत सारी चीजों के द्वारा नष्ट भी किया गया, या फिर बहुत सारी चीजों को उसने देखा भी है। वर्तमान में ये पेशावर में स्थित है, पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। और इसके अगर संस्थापक के रूप में देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक के बारे में हमें हमको जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि रामायण कालीन भरत जी के पुत्र तक्ष जी के नाम पर तक्ष जी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ये भी एक किंवदंती के अनुसार ये बोला जाता है। ये भी सही है या नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि थोड़ा सा लिखने के तरीके से अपना उर्दू की लिपि से संबंधित है। ये जनरली इधर से इधर हम लोग इसको लिखते हैं, बाएं से दाएं। तो ये लिपि अशोक के बहुत कम अभिलेख हमको खरोष्ठी में मिलते हैं। एक आध ही अभिलेख हैं, या फिर कुछ में मिलता जुलता हमको मिलेगा, अन्यथा हमको खरोष्ठी लिपि में उनके अभिलेख देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ ऑप्शन है कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी, मेरठ। तो ऑप्शन सही है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी जो है पाकिस्तान में स्थित है, वहां से जो इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसकी लिपि कैसी है? खरोष्ठी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय? यहाँ पर फिर से मौर्य काल पूछा गया है, तो प्रसिद्ध कौन सा है? तक्षशिला। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तक्षशिला मौर्य काल से संबंधित विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का सभापति। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है, चार बौद्ध संगीति में से कौन से बौद्ध संगीति के बारे में पूछा जा रहा है? प्रथम के अध्यक्ष कोई और थे, द्वितीय के कोई और रहे हैं, तृतीय के कोई और चतुर्थ में चेंज हो चुके हैं। तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अंडरलाइन कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से बौद्ध संगीति के बारे में पूछा गया है? तृतीय बौद्ध संगीति। महाकश्यप, मोंगलीपुत्र, पुराण कश्यप और पकुता कच्चायन। तो इसका सही आंसर है मोंगलीपुत्र तीस। द्वितीय बौद्ध संगीति जो आयोजित हुआ था, सॉरी तृतीय, उसमें उसके जो अध्यक्ष कौन रहे हैं? मोंगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान है? अब सबसे पहले हमको ये जानना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा तर्क वितर्क करना पड़ता है। पहला तो ये कि अब उपभोक्ता संरक्षण उस समय कहाँ से आएगा? अब उपभोक्ता संरक्षण को हमको पहले ये जानना है कि ये टॉपिक किसके अंतर्गत है। तो ये टॉपिक आता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा था? अर्थशास्त्र
हम पढ़ चुके हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें हर उन चीजों के बारे में बताया गया है जो लेन देन या फिर अर्थ से संबंधित है। और अर्थ से संबंधित है मतलब उसमें उपभोक्ता तो आएंगे ही, विक्रेता रहेंगे और उपभोक्ता तो रहेंगे ही। तो यहाँ सुश्रुत संहिता, अर्थशास्त्र, पुराण, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मिनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ और भब्रू स्तंभ। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, अशोक नाम प्रियदर्शी या फिर मगध का सम्राट प्रियदर्शी के नाम से। तो यहाँ पर हमको इसके दो आंसर मिलते हैं, कुछ जगह पर भबरूगढ़ पहला, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन में है भबरू स्तंभ, तो ये भबरू स्तंभ इसका सही आंसर होगा, जो जयपुर के निकट एक भबरूगढ़ अभिलेख है, जहां से अशोक के ये इस बात की पुष्टि मिलती है कि अशोक ने स्वयं को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, जिसमें अशोक सम्राट है या राजा है उसकी पुष्टि उस भी शिलालेख से हमको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक जो कि सारनाथ से मिला है, जिसमें शेर की आकृति है, बनवाया गया था चंद्रगुप्त जी के द्वारा, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। तो हमें ये चीज हमको जानकारी में होनी चाहिए कि अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उसी से ही हमको हमारी जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो वहां से लिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमको इसके अलावा मिलती हैं कि इसके शीर्ष भाग में क्या है, नीचे में कमल का फूल है, उसके ऊपर एक बड़ा सा गोला है जिसमें घोड़ा, बैल, हाथी और सिंह के चित्र अंकित हैं, और ऊपर की ओर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ किए हुए बैठे हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के निकट है एक सांची, सांची का स्तूप का निर्माण पहले अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर हमारा क्या हो गया, अशोक ने। बाद में इसमें जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने पत्थरों की रेलिंग लगवा के आसपास में जंगल का विकास करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्य हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुप्तकालीन मंदिर हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख के कारण। तो अशोक के शिलालेख हमको कहाँ मिलते हैं, कालसी में, जो कि देहरादून उत्तराखंड के आसपास एक स्थित एक स्थल है, जहाँ से हमको अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनकी लिपि कैसी है, ब्राह्मी है। ये सभी डिटेल्स आपको हमारे बुक में अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप सभी बुक्स के जो पीडीएफ के लिए आप इंतजार कर रहे थे वो पीडीएफ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप बुक खरीद सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस भी है और क्वेश्चन के सारे डिटेल्स भी हैं। सभी क्वेश्चंस के पहले हर चीज के बारे में बताया गया है, अलग अलग शैली, लिपि, जितनी भी चित्रकलाएं हैं उन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, यहाँ लिपि नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भाषा। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा और हिंदी भाषा। तो इनकी भाषा है, अधिकांश जो भाषा है वो किससे संबंधित है, प्राकृत से संबंधित है। और लिपि इनकी ब्राह्मी लिपि है। बस 2 अभिलेख हमको ऐसे मिलते हैं जो खरोष्ठी और अरेमाइक लिपि में हमको कुछ साक्ष्य मिलते हैं, अधिकतर में हमको ब्राह्मी लिपि ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अशोक ने अपने जितने भी स्तंभ बनवाए हैं वो स्थापत्य के भाग नहीं रहे हैं, वो स्वतंत्र रूप से उन्होंने अपने एक प्रतीक के रूप में या फिर अपने संदेश को देने के लिए उन्होंने बनवाए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन
पूछा गया है गलत है, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ये किसी भी स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से बनाए गए अलग से स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलाव नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है नहीं है। कलिंग का जौगढ़, उत्तरापथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, अवंतीपथ का उज्जैन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राजधानी पूछी गई है, हमको ऑप्शन दे के ये समझना पड़ेगा कि ये किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो उत्तरापथ का तक्षशिला सही है, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी सही है, अवंतीपथ का उज्जैन सही है। गलत क्या है, कलिंग का जौगढ़, जो क्या हो जाएगा, जौगढ़ नहीं होगा, तोसली होगा। जौगढ़ ना होकर तौसली होगा। तौसली या तौसली, जिस भी नाम से, भुवनेश्वर के निकट एक जगह है, उसको हम तौसली के नाम से जानते हैं। अशोक के स्तंभ लेख लिखे गए हैं केवल ब्राह्मी में, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी में, ब्राह्मी खरोष्ठी एवं अरमाइक में, ब्राह्मी खरोष्ठी अरमाइक एवं यूनानी में। यहाँ पर हमको फंसना नहीं है। जो हमारा अरमाइक रूप में लिपि में लिखा गया है, उसमें हमें यूनानी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ब्राह्मी खरोष्ठी अरमाइक और यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए। चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय अपने शासन काल में थे, तो उनके अंतिम समय में उनके राज्य में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था, जिससे वो क्षुब्ध हो गए थे और वो लास्ट में जैन धर्म की ओर अपने आप को लेकर चले गए थे। और जैन जो तीर्थंकर या फिर जैन जो गुरु रहे हैं, तीर्थंकर नहीं करना चाहिए, जैन जो गुरु हैं भद्रबाहु, उनके कांटेक्ट में आकर वो अपने अंतिम समय में संलेखना पद्धति के द्वारा अपना प्राण त्यागते हैं। तो अंतिम समय उन्होंने व्यतीत किया है श्रवण बेल गोला में। अंतिम समय में उन्होंने कहाँ पर व्यतीत किया है, श्रवण बेल गोला में। ऐसा माना जाता है कि यही इन्होंने संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्यागे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया है। इससे पहले हम लोग भबरूगढ़ के बारे में पढ़े थे। अब यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पे भी हमको भबरूगढ़ मिल रहा है क्या। कर्नाटक का मास्की पूछा गया है, मध्य प्रदेश में गुर्जरा बोला गया है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, आंध्र प्रदेश में एर्रागुड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, मध्य प्रदेश में गुर्जरा स्थित छोटा शिलालेख। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कौन सा पॉइंट दिया गया है और कौन सा पॉइंट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल, मथुरा। हेलियोडोरस जो है वो वास्तविक निवासी था तक्षशिला का। ठीक है, हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तक्षशिला का, और अपने आप को बहुत बड़ा विष्णु भक्त मानता था। अपने आप को बहुत बड़ा विष्णु भक्त मानता था और इसने अपने बहुत सारे समय को व्यतीत किया है वैष्णव धर्म के को उसको और प्रचार प्रसार करने में, या फिर विष्णु की उपासना में इसने क्या किया है, अपना जीवन व्यतीत किया है। और ये राजदूत थे, हेलियोडोरस राजदूत थे इंडो ग्रीक राजा के, इंडो ग्रीक राजा एंटियालसिडास, एंटियालसिडास, इंडो ग्रीक राजा एंटियालसिडास के राजदूत रहे हैं और निवासी कहाँ के थे, तक्षशिला के। स्वयं को विष्णु भक्त मानते थे। नेक्स्ट है, सुंग वंश की राजधानी थी तक्षशिला, प्रतिष्ठान, विदिशा और वल्लभी। मौर्य के परास्त के बाद या मौर्यों के हारने के बाद सुंग वंश की स्थापना होती है। तो यहाँ पर उनकी राजधानी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विदिशा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदिशा। लेकिन अगर इनकी प्रारंभिक राजधानी पूछी जा गई होती और ऑप्शन में पाटलिपुत्र होता, तो आंसर क्या हो जाता,
पाटलिपुत्र, क्योंकि इनकी प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। सेकंड राजधानी इनकी क्या हुई है? विदिशा हुई है। नेक्स्ट है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। अभी हमने पढ़ा हेलियोडोरस अपने आप को स्वयं को विष्णु का भक्त मानता था, तो ये जो बेस नगर अभिलेख है वो पूरी तरह से समर्पित था केवल वासुदेव के लिए। ठीक है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम लेख मध्य प्रदेश के बेस नगर या विदिशा से के का गरुड़ स्तंभ है। इसको तक्षशिला के डेमेट्रियस ने यवन राजदूत हेलियोडोरस को शुंग दरबार भेजा। उसने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा की। यह घटना शुंग वंश के शासक भागवत के काल की है, जिसके दरबार में हेलियोडोरस आया था। तो एक बहुत सारी चीजें हमको इतने से जानकारी मिल जाती है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, यहाँ पर काव्य शैली बोला गया है। यहाँ दो चीजों को ध्यान रखना है। प्राचीनतम काव्य किस भाषा में रहे हैं? संस्कृत भाषा में रहे हैं। प्राचीनतम जितने भी काव्य रहे हैं वो किस भाषा में रहे हैं? संस्कृत भाषा में रहे हैं। तो यहाँ पर काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस भाषा का प्रथम रहेगा? संस्कृत भाषा का जो प्रथम काव्य शैली नमूना रहेगा वही ही क्या है? काव्य शैली का भी प्राचीनतम नमूना होगा। तो दो क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ पर एक साथ मिलेगा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना और दूसरा संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा जो इन चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। काठियावाड़ के रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर काठियावाड़ का जो रुद्रदामन का अभिलेख है, इसके द्वारा हमें काव्य शैली की सबसे एक प्राचीनतम अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि गुजरात के जूनागढ़ से हमको प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है खारवेल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? खारवेल की राजधानी, ऑप्शन है जूनागढ़ शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, दसपुर शिलालेख और हाथी गुम्फा शिलालेख। तो हमें खारवेल के बारे में सारी जानकारी, जितनी भी जानकारी हमें खारवेल के बारे में मिलती है वो सभी चीजें हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इस चीज को हमको याद रखना है, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है खारवेल के बारे में भी। और खारवेल ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उदयगिरी, खंडगिरी जो पर्वत है भुवनेश्वर में, वहां से इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। और खारवेल जो है कलिंग नगर के राजा थे या शासक थे। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल किस स्थान का राजा था? अभी हमने पढ़ा कहाँ के शासक थे? कलिंग के। कलिंग कहाँ है? वर्तमान में अगर उड़ीसा जो है उसी को कालांतर में कलिंग के नाम से जाना जाता था। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। यहाँ पर कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय। तो ये जो गांधार शैली है हमें सबसे ज्यादा किसके समय में दिखती है? कुषाणों के समय में। गांधार शैली जो है यूनानी हेलेनिस्टिक आर्ट से प्रभावित है, जो कुषाणों के काल में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है था। अब ये क्वेश्चन हमको समझना पड़ेगा, प्रसिद्ध था पूछा गया है, मतलब अभी भी उनकी प्रसिद्धि में कुछ न कुछ खंडन हुआ है। तो हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध प्रतिमा के लिए। बामियान जो स्थल है, यह अफगानिस्तान में एक बामियान घाटी है, वहीं पर स्थित है बामियान घाटी के पास। यहाँ पर बुद्ध जी की दो प्रतिमा थी, एक लगभग 170 फीट की और एक थी 120 फीट की। बुद्ध जी की दो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी, एक 170 फीट की और एक 120 फीट की। 2001 में, सन 2001 में तालिबानियों द्वारा
सन 2001 में तालिबानियों के द्वारा विस्फोटक सामग्री के द्वारा इन प्रतिमाओं को विध्वंस कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर बुद्ध की जो प्रतिमा है उनका सिर्फ इस तरह से उनका आवरण रह गया है, और ये पत्थर में उनकी आकृति जो बनी हुई थी वो आकृति पूरी तरह से विध्वंस हो चुकी है। केवल एक आवरण बचा हुआ है जिसको अभी भी पर्यटक देखने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का, हमको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता तो यहाँ पर ये ऑप्शन में हमको आंसर दूसरा लेना होता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो ऑप्शन है कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, गुप्त और सातवाहन। तो सर्वप्रथम जारी किए हैं इंडो बैक्टीरियन के द्वारा। अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गांधार कला। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है गांधार कला किससे संबंधित है, कुषाण वंश से। जूनागढ़ अभिलेख ही अभी तुरंत हमने पढ़ा किससे संबंधित है, रुद्रदामन से। तक्षशिला लेख किससे संबंधित है, तक्षशिला अभिलेख के लिए। और मिलिंद पन्हो, सॉरी ये मिलिंद पन्हो जो है मिनांडर से संबंधित है। तो पहला हमारा गांधार कला किससे संबंधित हो गया, कुषाण से। तो ए का आंसर हमारा क्या हो गया 3। जूनागढ़ किससे संबंधित है, बी का हो गया 4। तो यहाँ हमारा मिलिंद पन्हो और मिनांडर है, और तक्षशिला अभिलेख किससे संबंधित है, पतीक से। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय आविष्कारक और आविष्कार की सही जोड़ी है। तो यहाँ पर आविष्कारक और आविष्कार के बारे में हमको बताना है। पहला ऑप्शन है चरक, आयुर्वेद, आर्यभट्ट, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, भास्कराचार्य, शून्य की खोज, बुद्धायन, रत्न विज्ञान। तो जो हमको ऑप्शन मिला है उसमें सही जोड़ी जो है या सही सुमेलित जो है वो है चरक आयुर्वेद। चरक संहिता में उन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताया है, रसायनों के बारे में बताया है, उन सभी रसायनों या मेडिसिन बोलना चाहिए जो कि आयुर्वेद से लिए गए हैं। अब यहाँ पर आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया है, आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया है। और अगर भास्कराचार्य ने, अगर ये जो कितना काल लगा है इसे भास्कराचार्य ने बताया है। रत्न विज्ञान के बारे में हमें सही कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती कि किसी एक ने रत्न विज्ञान को शुरू किया है, ये साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ एक बचा शून्य की खोज। तो शून्य की खोज के लिए श्रेय जाता है ब्रह्मगुप्त को। शून्य की खोज किन्होंने की है, ब्रह्मगुप्त ने। प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास किसके राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन में थोड़ा सा अगर ट्रिकी होता है तो हमको ये देखना पड़ता है, अगर एक ही नाम के 2 लोग हैं तो संभवतः 90% उन्हीं दोनों में से किसी एक को हमको आंसर लेना होता है। ऐसा अगर आप सॉल्व करते जाओगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक ही नाम के 2 हमको कौन कौन दिखे, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो अगर आप कई आंसर में अगर श्योर नहीं होते हैं और एक ही नाम के अगर 2 दिख रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि दोनों में से तो कोई एक होगा ही। तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके दरबार में 9 रत्न कवि थे या 9 रत्न थे जो अलग अलग चीजों में अपनी खासियत रखते थे, वो अलग अलग शख्सियत के लोग थे जिन्हें 9 रत्न की उपाधि मिली थी। उन्हीं में से एक थे कालिदास। आगे जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम लोग इसमें और पढ़ेंगे, लेकिन हिस्ट्री के बुक में अगर आप जब पढ़ेंगे तो सभी 9 रत्न को हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये उस 90% में से 10% वाले क्वेश्चन है जिसमें एक ही नाम वाले नहीं आएंगे।
तो हमें 90% अगर हम जब रिस्क लेते हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम भी नहीं आएगा और चंद्रगुप्त द्वितीय भी नहीं आएगा, इसमें आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के बारे में है, समुद्रगुप्त का इसमें उल्लेख है। और ये राज दरबार ये प्रशस्ति उनके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा लिखी गई है, जो कि चंपू शैली में है या फिर जिसमें गद्य पद्य दोनों रूप में सम्मिलित है। अंक गणित में शून्य की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो अंक गणित में शून्य की खोज का श्रेय हमें डाल्टन, कॉपरनिकस, ब्रह्मगुप्त, गैलीलियो, अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा, शून्य की खोज का श्रेय किन्हें जाता है? ब्रह्मगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है? भीतरगांव, रामगढ़, देवगढ़, मोढेरा। तो इसका सही आंसर है दशावतार मंदिर स्थित है देवगढ़ में, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर झांसी उत्तर प्रदेश है ना, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी चीजें ऐसे आंसर को कवर करते हैं जो हमारे आंसर को गलत होने के लिए चांस को और ज्यादा बढ़ाता है। तो कभी भी आप पढ़ेंगे तो फैक्ट को चेक करके पढ़ेंगे कि कौन सा जगह कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध कला की शैली नहीं है? अंडरलाइन किसे करना है? नहीं है। गांधार, मथुरा, नागार्जुन कोंडा, अमरावती। तो ये है, ये है, ये है, नहीं है कौन? नागार्जुन कोंडा। ये एक जगह है नागार्जुन कोंडा, ये शैली नहीं है, आंध्र प्रदेश की क्या है? एक जगह है, आंध्र प्रदेश की एक जगह है, शैली नहीं है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कालिदास नहीं है, हरिशेन नहीं है, शूद्रक नहीं है, इनके रचनाकार कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, तो विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें रामगुप्त से संबंधित रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, वराह मिहिर द्वारा रचित वृहत संहिता का संबंध किस विषय से है? ज्योतिष, औषधि, अर्थशास्त्र, व्याकरण। अब ये वराह मिहिर जो है ये भी उन्हीं 9 रत्नों में से एक है जो हम लोग अभी इससे पहले पढ़े थे। किनके काल में रहे हैं ये? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में। तो इसका सही आंसर है, वराह मिहिर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र के बारे में इन्होंने वृहत संहिता में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया। शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त, शून्य का सिद्धांत किन्होंने दिया? आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर शून्य की खोज पूछा जाए तो ब्रह्मगुप्त, शून्य का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो किन्होंने दिया है? आर्यभट्ट ने। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य चतुर्सेन, विष्णु शर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियां किनके द्वारा लिखी गई हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल से संबंधित संस्कृत का विद्वान नहीं था? यहाँ पर सबसे पहले हमको अंडरलाइन किसको करना है? नहीं था। कालिदास, शूद्रक, भवभूति, वराह मिहिर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है शूद्रक। शूद्रक संस्कृत के विद्वान न होकर प्राकृत और अपभ्रंश के विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस विज्ञान विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? नालंदा, तक्षशिला, मौर्य काल, नालंदा, गुप्त काल। तो यहाँ पर पहला चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र, जीव विज्ञान, धातु विज्ञान। तो हमें खगोल शास्त्र के साक्ष्य मिलते हैं, धातु विज्ञान के साक्ष्य मिलते हैं, जीव विज्ञान के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से साक्ष्य नहीं मिलते किसके? चिकित्सा विज्ञान के। तो नहीं दी जाती में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीतिक और प्रशासन का सुंदर विवरण है? कामंदक लिखित नीतिसार, कालिदास लिखित मेघदूतम, विशाख दत्त लिखित देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक लिखित मृक्षकटिकम। अब यहाँ पर मेघदूत अलग रचना है, देवी चंद्रगुप्तम इससे पहले हम लोग देखे रामगुप्त के बारे में बताया गया है, मृक्षकटिकम एक कहानी की जैसा है। यहाँ पर आंसर होगा कामंदक लिखित नीति शास्त्र। ये संस्कृत में लिखी हुई एक रचना है जो
चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसे लिखा है, जिसमें राजाओं के नियमों के बारे में बताया गया है, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, सेम उसी की प्रतिकृति के रूप में कामंडक के द्वारा नीति सार का भी लेखन किया गया। उसमें भी राजा के कर्तव्यों, राजनीतिक नियम, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, श्री विक्रम, धर्मपाल, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। पाल वंश के जो शासक हैं धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रमशिला महाविहार की क्या की गई है? स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलित है पूछा गया है, हमें ध्यान देना है क्वेश्चन को। सुमेलित है कुषाण गांधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्र शैली, सिंधु घाटी सभ्यता चित्रित धूसर मृदभांड। तो यहाँ पर कुषाण का गंधार कला हमको अच्छे से पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण का गंधार कला। यहाँ पर मुगल में अजंता चित्रकारी नहीं है, ये कृष्णदेव प्रथम के द्वारा अजंता में चित्रकारी की गई है। मराठा द्वारा पहाड़ी चित्रकारी नहीं है, पहाड़ी चित्रकारी उत्तराखंड साइड में है, हिमाचल और पहाड़ी क्षेत्रों में है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें चित्रित नहीं मिले हैं, हमें लाल पीले मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। लाल पीले, इसमें हमें लाल पीले मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ये चित्रित जो है वो हमको वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक रहे हैं कृष्ण प्रथम, इन्होंने एलोरा गुफाओं में सुंदर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लपुरम का नाम इनमें से किस पल्लव शासक के नाम पर रखा गया है? महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वरा वर्मन, बुद्ध वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानना है कि मामल्लपुरम मतलब शासक का नाम मामल्ल रहा होगा, तभी उन्होंने मामल्लपुरम के नाम से। और ये मामल्ल शब्द का पर्यायवाची होता है पहलवान या बलवान। सामान्य शब्दों में अगर देखें तो बलवान या पहलवान, बलशाली। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे, उन्हीं का दूसरा नाम था मामल्ल, और उन्होंने पल्लव वंश के जो शासक है नरसिंह वर्मन, उन्होंने मामल्लपुरम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव शासक जो थे वही कांची के निकट एक बंदरगाह वाला एक तो महामल्लपुरम, महाबलीपुरम नामक शहर बसाया, और इसी में सप्तरथ मंदिर का निर्माण भी कराया। प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आए थे यहाँ पर? ह्वेनसांग आए थे और कांची में पहुंचे थे। इसका साक्ष्य इनके शासनकाल के दौरान हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन्होंने बनवाया? यहाँ पर किन्होंने? पल्लव, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट। तो पल्लव शासकों ने बनवाया। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ शैली के मंदिर स्थापत्य की अनोखी विशेषता है? द्रविड़ शैली, जनरली द्रविड़ शैली हमें बेसर एक तरह से ये बोलना चाहिए कि हमारा जो तीनों शैली है उसमें से ये दक्षिण भारत में हमको प्राप्त होता है। द्रविड़ शैली के साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं? जनरली हमें दक्षिण भारत में मिलते हैं। इसके अधिक प्रमाण अमरम, अंतराल, विमान, गोपुरम। तो इनके स्थापत्य की अनोखी विशेषता रही है गोपुरम। गोपुरम क्या होता है? एक प्रवेश द्वार होता है जिसको बहुत भव्य तरीके से सजाकर और बहुत विभिन्न प्रकार की आकृतियों को उकेर कर बनाया जाता है। तो एक जो भव्य प्रवेश द्वार होता है जिसे दक्षिण भारत में बहुत ही अच्छे से उकेर के बताया गया है, यही है गोपुरम। तो भव्य प्रवेश द्वार जो है द्रविड़ शैली की सबसे अनोखी विशेषता रही है।
निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने दक्षिण भारत में रथ मंदिरों का निर्माण किया? तो ये पल्लव है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। संगम युग में निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण एक प्रबंध ग्रंथ था? तो इसको बिना कुछ करे आप सीधे रट लीजिए। इसका सही आंसर है तोल्काप्पियम। इसको आप बस तमिल व्याकरण में अगर प्रथम पूछ दिया गया, प्रबंध ग्रंथ अगर पूछा गया, सॉरी प्रबंध ग्रंथ अगर पूछा जा रहा है तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तोल्काप्पियम। तो इसको याद रखने वाली चीजें हैं ऐसी चीजें। तो तोल्काप्पियर ने तोल्काप्पियम नामक एक ग्रंथ की रचना की जिसे तमिल व्याकरण का प्रबंध ग्रंथ माना जाता है। सिलप्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलंगो, परनर, करिकाल, विष्णु स्वामिन। तो यहाँ पे सिलप्पाधिकारम के लेखक हैं इलंगो। इलंगो कौन थे? जो उस समय साहित्य के जो चेर शासक थे उनके भाई थे। चेर शासक सेनगुट्टवन के भाई थे। इस महाकाव्य में कोवलन और कन्नगी के बारे में बताया गया है। नायक कौन है? कोवलन, और नायिका कौन है? कन्नगी। इन दोनों के बारे में बताया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? चोल कला का, गांधार कला का, मथुरा कला का, अमरावती या फिर मौर्य? तो ये चोल कला का विशिष्ट उदाहरण है। जो चोल शासक थे वो अपने शैव संप्रदाय के प्रति अपने खुद के जो डिवोशन को इन्होंने मूर्तियों में उकेरा था। ये शिव को बहुत ज्यादा मानते थे, शैव भक्त थे, और अपने डिवोशन को उन्होंने मंदिरों में, मूर्तियों में बहुत अच्छे से उकेरा है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चोल कला। और बहुत सारे इसके शासक कुछ एक अपवाद के रूप में भरे मिलेंगे, लेकिन अधिकतर शैव धर्म के उपासक थे। और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, नटराज का निर्माण जितना भी हुआ है, ये सभी किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया है? तो अभी हमने कुछ जस्ट पहले पढ़ा है। आंसर क्या हो जाएगा? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो किसको समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? अब नंदी की मूर्ति किनके पास रहती है? शिव जी के पास रहती है। और अभी हमने पढ़ा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बृहदेश्वर मंदिर। चोल शासक राजराज प्रथम ने एक शिव मंदिर बनवाया था, और यहीं पर अपने नाम के अकॉर्डिंग, बृहदेश्वर के नाम से, द्रविड़ शैली में एक उत्कृष्ट नमूना है। इसी में ही विशाल नंदी का क्या है? हमको स्टेचू देखने को मिलता है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति है अष्टभुज, षडभुज, चतुर्भुज, द्विभुज। तो इसका सही आंसर है चतुर्भुज। इसमें जो नटराज की मूर्ति है उसमें कौन सी मुद्रा है? चतुर्भुज मुद्रा है। पारंपरिक दक्षिण भारतीय चित्रकला के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रारूपों में से एक तंजौर चित्रकला निम्नलिखित में से किस जिले की मूल कला का प्रारूप है? तंजौर जो है चित्रकला किससे संबंधित है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ पर ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो ये तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। पारंपरिक दक्षिण भारतीय चित्रकला के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रारूपों में तंजौर किस जिले की मूल कला है? तमिलनाडु की। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका मिताक्षरा का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, सोमेश्वर, राजशेखर, अश्वघोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। ठीक है, तो राजशेखर का काव्य मीमांसा है, अश्वघोष का बुद्ध चरित है। मिताक्षरा पर का जो लेखक है वो कौन है? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर। अब यहाँ पर एक चीज बोला गया है याज्ञवल्क्य स्मृति, तो इसके बारे में हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो हमें 3 पार्ट में डिवाइडेड मिलता है। अलग अलग चीजों के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने जीवन में कैसे आचार, हमारे आचार कैसे होने चाहिए, फिर उसके बाद हमको हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और हम कैसे प्रायश्चित कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर आचार कांड,
व्यवहार कांड और प्रायश्चित कांड, इन 3 चीजों के बारे में याज्ञवल्क्य की स्मृति में बताया गया है। ये 3री से 5वीं सदी के आसपास इसका हमको साक्ष्य मिलता है कि ये कब आया है, 3री से 5वीं सदी के आसपास इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो आचार कांड, व्यवहार कांड और प्रायश्चित कांड, ये 3 खंडों में ये विभेदित हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण की मामल्य शैली किस राजवंश से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पल्लव वंश। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है। अजंता चित्र तथा मूर्ति, महाबलीपुरम महाभारत की घटनाएं, मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी, खजुराहो मंदिर, चंदेला। ये चंदेल है जनरली। तो बाकी सभी सही है, बस गलत क्या है? मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी। ये कावेरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि मदुरई शहर में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क का सभी को पता है कि उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित है, लेकिन मोढेरा का सूर्य मंदिर बिहार, उड़ीसा, गुजरात, बंगाल, तो ये मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। 1026 ईस्वी में सोलंकी वंशी भीम द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक हिंदू मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन है इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और कंबोडिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कंबोडिया। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंबोडिया। ये प्रारंभ में जब ये बना हुआ था, तो ये जो एक विष्णु मंदिर के रूप में बना हुआ था। जब का अंकोर वाट मंदिर था, प्रारंभ में एक विष्णु मंदिर के रूप में बना था। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में ये एक बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है। तो अगर इसका हम ये देखें कि ये शुरुआत में किस रूप में था और अभी किस रूप में है, तो ये अलग अलग है। पहले ये एक विष्णु मंदिर था, लेकिन वर्तमान में ये एक बौद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। 1992 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, 1992। तो यहाँ से हमें 3 चीजें जानकारी मिली। एक तो प्रारंभ में ये कौन सा मंदिर था? विष्णु मंदिर था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन वर्तमान में ये क्या है? बौद्ध मंदिर है। और 1992 में इसे क्या किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है? एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है। कैलाश मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। तो इसका सही आंसर है कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और एक ही चट्टान को तराश कर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये सही आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो दशावतार मंदिर देवगढ़, जेलिका मंदिर, लिंगराज मंदिर और पामपति। तो सबसे पहले लिंगराज मंदिर को सभी जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। कभी भी आंसर सॉल्व करने से पहले आप ये देखिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर पता है। तो दशावतार मंदिर और लिंगराज मंदिर, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें इन दोनों के बारे में कहीं ना कहीं हमको साक्ष्य मिलता है। तो क्या इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें हमारा आंसर सॉल्व हो रहा है? हम एक बार देख लेते हैं। तो दशावतार मंदिर में क्या आ रहा है? 2, ए का 2, तो ए का 2 सभी में है। अब उसके बाद देख रहे हैं सी का पहला, तो सी का पहला हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है? बी और ई में। अब हमको देखना है पामपति और जेलिका मंदिर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग फंसते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? नए नए होते हैं, और इसमें हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। हमको एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो है जेलिका मंदिर का ग्वालियर, और पामपति का हो जाएगा विजयनगर। तो कुछ चीजों को हमको याद रखना पड़ता है, और कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि हम 1-2 कूट मिलाते हैं तो हमारा आंसर पता चल जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चौहान और परमार। तो ये चंदेल शासकों के द्वारा
बनवाया गया था। बुंदेलखंड के जो चंदेल शासक हैं, छतरपुर जिले में स्थित है वो खजुराहो का जो मंदिर है। समय देखेंगे तो 950 से 1050 के बीच में, और ये पूर्ण रूप से किसको समर्पित है? महादेव जी को समर्पित है। खजुराहो में हिंदू, वैष्णव, जैन धर्म से संबंधित मंदिरें भी हैं। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, संगमरमर से, ग्रेनाइट से। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर कुछ कुछ चीज हमको अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की ओर जाते हैं। भौगोलिक स्थिति की ओर जाने का मतलब ये है कि राजस्थान में हमको अगर देखना कि हमको क्या चीज अलग से मिलता है, तो राजस्थान का जो संगमरमर है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ अगर कुछ चीजें हमसे ना बनती हों तो हम लोग इंटर रिलेट कर सकते हैं, एनालिसिस करके आंसर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संगमरमर। तो आबू का जो जैन मंदिर है वो किससे बना हुआ है? संगमरमर से। सोलंकी वंशीय जो शासक है भीम प्रथम, उनके सामंत विमल ने अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू में जैन मंदिर बनवाया था, और ये दिलवाड़ा जैन मंदिर के रूप में जाना जाता है। संगमरमर से बना हुआ है, ये संगमरमर से बना हुआ है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया है? तो चंदेल वंश ने। इसको हम पढ़ चुके हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? ये एक शैली है। तो भारतीय मंदिर वास्तुकला की क्या है? ये तीनों शैलियां हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं निम्नांकित की कहानी दर्शाती है। यहाँ पर अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, इन तीनों से हमें अलग अलग चीजों के बारे में साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर पूछा गया है किसे? अजंता। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से। तो यहाँ पर अजंता की गुफाओं में हमें साक्ष्य मिलते हैं हिंदू धर्म के। तो आंसर, अजंता की गुफाओं में जो 29 गुफाएं हैं उनमें से 9 और 10 सुंग काल की तथा 16 गुप्त काल की हैं। प्रमुख चित्र मरणासन, राजकुमारी, महात्मा बुद्ध और गृह त्याग, इन सभी के बारे में हमको साक्ष्य मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक और कृष्णदेव राय। तो इसका सही आंसर है नरसिंह देव वर्मन। गंग शासक जो रहे हैं नरसिंह देव वर्मन, इनके द्वारा कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया गया था। अब यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? अनंत वर्मन ने। ठीक है, नरसिंह देव वर्मन ने सूर्य मंदिर को और अनंत वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। निम्न में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं पूछा गया है। अजंता, कार्ले, राजगिरी, कन्हेरी। तो इसका सही आंसर है कन्हेरी, महाराष्ट्र में स्थित है, जहां पर 100 से अधिक क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान वहां पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म से के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई है। एलिफेंटा, ठीक है, तो एलिफेंटा को बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, तो ये है संबंधित है शैव धर्म से। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं, और यहाँ पर शिव के तांडव, शिव पार्वती विवाह, उनके जीवन काल के कुछ कुछ अंशों को इसमें उकेरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा की गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? ये सभी गुफाएं, यहाँ पर कौन सा सही है बोला गया है? तो जो निकटतम सही है उसको आंसर लेना है। ठीक है, कुछ आंशिक सही हो सकते हैं लेकिन जो अधिक सही है उस आंसर को लेना है। ऐसे ऑप्शन में हमको थोड़ा सा ट्रिकी होके बनाना पड़ता है। तो ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो सभी के सभी बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से अधिकांश गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये माना जा सकता है, लेकिन अधिकांश शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो अधिकांश बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ये सभी गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है, तो ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि सभी की सभी गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। इनमें से अधिकांश गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा सही, क्योंकि इनमें से अधिकांश गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं। पश्चिमी भारत बोला गया है मतलब किधर का एरिया हो गया? हमारा महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर हमें नासिक, एलोरा और अजंता, ये सारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, सही है पूछा गया है। सांची स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा की घाटी में स्थित है। तो अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर अजंता की जो गुफा है, ठीक है, वो वाघोरा नदी के तट में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हुई हैं। पत्थर की गलत, धातु की गलत, कांच की गलत। तो ये किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। तो यहाँ पर जो मूर्तियां बनी हुई हैं उसके लिए ऐसा माना जाता है कि स्वयं वासुदेव या फिर जो विष्णु जी हैं वो एक अवतार बदल कर यहाँ पर आए थे और जो अपनी मूर्ति को खुद ही बनाने के आग्रह में मूर्ति का निर्माण वो खुद ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो समय मांगा था उस समय से पहले ही पट को खोल दिया गया। तो मूर्ति अभी भी वैसी अधूरी ही है और वो जो शिल्पकार आए थे वो वहां से गायब हो गए थे। तो ऐसी किंवदंती है कि विष्णु जी स्वयं आए थे और मूर्ति को वो खुद ही डिजाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन है गीत गोविंद, राग गोविंद नहीं है। हमको पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। गीत गोविंद के बारे में पूछा गया है तो विद्यापति, सूरदास, जयदेव, मीराबाई। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जयदेव। अब राग गोविंद बोला जाता तब आंसर होता मीराबाई। तो हमको ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा शांति से बनाना है, शांत रह के बनाना है। यहाँ पर गीत गोविंद टीका अगर पूछा जाता तो वो भी किन्होंने लिखा है? मीराबाई ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से, कृष्णदेव राय के शासन से। तो ये कल्हड़ जो है, कल्हड़ द्वारा जो रचित है राजतरंगिणी, ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, कश्मीर में जो अलग अलग इतिहासकार आए हैं उनके बारे में यहाँ पर कश्मीर का पूरा इतिहास मिलता है राजतरंगिणी में। ये 8 तरंग या 8 सर्ग में विभाजित हैं और वहीं से हमको इसके क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। तो 8 तरंग, 8 तरंगों में या सर्ग में या भाग। कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में राजतरंगिणी की रचना की है। समय रहा है 1127 से 1159 ईस्वी। राजतरंगिणी नाम से हमको एक और साक्ष्य मिलता है। राजतरंगिणी के नाम से एक और कृति मिलती है जिसके लेखक हैं जोग राज। इनके बारे में हमको ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता है, बस इतना पता है कि इसी नाम से इन्होंने भी एक कृति लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। अष्टाध्यायी, मेघदूत, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी तुरंत पढ़े हैं कल्हड़, अष्टाध्यायी पाणिनि, मेघदूत कालिदास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है? 1, 2 और सॉरी 3, 2 और 1। 3, 2 और 1 किसमें है? ऑप्शन डी में। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऐसे क्वेश्चंस को भी पढ़ते समय हम लोग को बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। हमको सारे क्वेश्चन पता रहेंगे तभी ये कूट मिलते हैं। पहला हम लोग देखते हैं आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, फिर ब्रह्मगुप्त के बाद वराहमिहिर, भास्कर और पेलाकव्या। रचनाओं का नाम हमको याद रखना है। तो सूर्य सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं। आर्यभट्ट का क्या है? सूर्य सिद्धांत। तो पहले देखते हैं, एक का सी कहीं पे है क्या? तो एक का सी है, यहीं से ही हमारा आंसर बन गया। एक का क्या है? सी है। ब्रह्मगुप्त हमारा खांडक्य। ठीक है, सॉरी एक और ऑप्शन है, एक का सी हमें ऑप्शन मिलेगा क्योंकि ब्रह्मगुप्त का खंड खांड नहीं होगा, ब्रह्मगुप्त का है वृहद संहिता। तो दूसरा भी एक का सी हमारा यहाँ पर बी में भी है, तो बी हो जाएगा हमारा दूसरा। तो आर्यभट्ट हमको पता है सूर्य का सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त हमको पता है वृहद संहिता। अब वराह मिहिर का हमारा क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। भास्कर के बारे में हमारा क्या हो जाएगा? खंड खांडज्ञ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पेलाकव्या का हस्तार युर्वेद।
ठीक है, हस्तायुर्वेद हो जाएगा। तो हमारा सही कॉम्बिनेशन ये बन गया, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मगुप्ता का बृहत संहिता, वराहमिहिर का सिद्धांत शिरोमणि और भास्कर का खंड खांडज्ञ। पेलकया पेलाकयप्या का क्या हो जाएगा, हस्तायुर्वेद। राज तरंगिनी का लेखक निम्नांकित में से कौन है, तो ये हो जाएगा कल्हड़। स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली निम्नलिखित में से मंदिर से संबंधित है। द्रविड़ शैली पूछा गया है, मामल्लपुरम का रथ मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तिरुवल्लम का परशुराम मंदिर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, इस चीज को ध्यान देना है। द्रविड़ शैली से संबंधित कौन कौन सा है, और जो एक नहीं है उसको हमको क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पर एक जो नहीं है वो है तिरुवल्लम का परशुराम मंदिर। ये केरल का पारंपरिक शैली है, उसके द्वारा निर्मित है। केरल की एक पारंपरिक शैली है, उससे निर्मित है। तो यहाँ पर और थोड़ा सा इसमें बेसर शैली भी हमको देखने को मिलता है। तो जिसमें ए, बी और सी हो, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति किसी विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है, प्रतिबंधित करती है। तो ये ऑप्शन याज्ञवल्क्य की स्मृति, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति। तो इसका सही आंसर है मनुस्मृति। सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुस्मृति। ये मनुस्मृति में विधवा विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है कि आप विधवा का पुनर्विवाह नहीं कर सकते। इसी में ही और बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के बारे में भी हमको मनुस्मृति से ही जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। याज्ञवल्क्य का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो 3 खंड में डिवाइडेड है, आचार कांड, व्यवहार कांड और प्रायश्चित कांड। फिर उसके बाद अष्टाध्यायी हो गया, ये व्याकरण से संबंधित है। 8 खंडों में ये भी विभाजित है, व्याकरण से संबंधित है, पाणिनि इसके रचयिता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। राज तरंगिनी का लेखक निम्न में से कौन था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल्हड़। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध कला की शैली नहीं है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नागार्जुन कोंडा। निम्न प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैली में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया था। तो जो मथुरा शैली है, इसमें प्राचीन काल में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया था। इसको हमको याद रखना पड़ेगा। जनरली संगमरमर में भी हमको इसका आकृति देखने को मिलता है, ठीक है। ये दोनों, और मथुरा और गांधार शैली दोनों कुषाण वंश के द्वारा क्या किया गया है, इनको कनिष्क जो शासक थे उन्होंने इसको बहुत अधिक विकसित करने का प्रयास किया है। कल्हड़ की राज तरंगिनी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने कन्या राज तरंगिनी की रचना की, तो ये जोन राज। जोन राज जो हैं उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में बताया है, ठीक है। ये अलग अलग नाम से कहीं पे मिलेगा, जोंग राज या जोंग राज, जो नाम से मिलेगा, लेकिन इसके बारे में हमको ज्यादा साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत के विद्वान और उनकी रचना से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बोला गया है सुमेलित नहीं है। तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस सही है, बाण भट्ट का कादम्बरी सही है, कल्हड़ का राज तरंगिनी सही है, सब सही है। भवभूति मालती माधव सही है, भास का विक्रमोर्वशीयम गलत है। ये रचना किन्होंने की है, कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात स्मृति कौन सी है। तो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात स्मृति में मनुस्मृति को माना गया है। सर्वाधिक प्राचीन जो ज्ञात स्मृति है उसमें सब कौन सा है, मनुस्मृति है। निम्नलिखित शैलियों में से सर्वाधिक प्राचीन शैली का हो गया, फिर उसके बाद बौद्ध मूर्ति कला से संबंधित है, गांधार, मथुरा और अमरावती। यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, तो 1, 2 और 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो अष्टाध्यायी के लेखक
हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ये एक व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। 8 खंडों में ये विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? रत्नावली, भास, कर्पूर मंजरी, राजशेखर, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, गीत गोविंद। गीत गोविंद को हम पढ़े हैं, जयदेव सही है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा सही है। कर्पूर मंजरी राजशेखर सही है। रत्नावली भास गलत है। रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किस मूर्ति शिल्प कला में मूर्तियां मानव आकृति में के वास्तविक प्रतिनिधित्व के रूप में बनाई गई हैं? जब हम लोग ये बोलते हैं कि जैसा मानव है वैसे ही आकृति में हमको किस किस शैली में मिलता है, तो हम वहां पर सीधे बिना सोचे समझे किसको टिक लगाएंगे? गांधार कला को। और यक्षिणियों और योगिनियों के बारे में अगर हमको साक्ष्य पूछा जाता है, अप्सराओं के बारे में, तो वो मथुरा कला। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। गांधार कला में मानव आकृतियों को एकदम अच्छे से स्पष्टता बताया गया है। फिर उसके बाद इनमें से किस शासक ने जयपुर में अद्वितीय और प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण करवाया? तो यहाँ पर जय सिंह, बिशन सिंह, जगत सिंह, प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर है सवाई राजा प्रताप सिंह। सवाई राजा प्रताप सिंह। ये जो हवा महल है, राजपूत काल में जो पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा की परंपरा है, उसी को और आगे बढ़ाने का एक तरीका रहा है, या फिर पर्दा प्रथा को बचाए रखने का एक वास्तुशिल्प है जिसमें झरोखे बने हुए हैं। जो राजपूत महिलाएं हैं वो पर्दे में रहकर भी बाहरी गतिविधियों को देख सकें, इसी के लिए ये जितना भी जो हवा महल का निर्माण किया गया था वो इसीलिए ही किया गया था। जो रोड साइड में हमको महल का जो दिखता है भाग, वो उसके पीछे का साइड है। उसमें लगभग 953 झरोखे बने हुए हैं। झरोखे बने हुए हैं। वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अंदर से बैठा हुआ व्यक्ति बाहरी गतिविधियों को देख सकता है और बाहर का कोई भी व्यक्ति आंतरिक गतिविधि को नहीं देख सकता है। तो ये एक पर्दा प्रथा का ही एक नमूना रहा है प्रसिद्ध हवा महल। और इसके जो अगर हम लोग किसके द्वारा निर्माण किया गया देखेंगे तो ये कौन है? सवाई राजा प्रताप सिंह। और किन्होंने इसको डिजाइन किया अगर देखा जाए तो ये है लालचंद उस्ताद। ठीक है, वास्तुकार इसके कौन रहे हैं? लालचंद उस्ताद। वास्तुकार के नाम को अगर पूछा जाए तो लालचंद उस्ताद हैं इसके जो वास्तुकार हैं। और वहाँ जयपुर में ये स्थित है। जयपुर में ऐसे भी जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। और इसी गुलाबी नगर को और चरितार्थ करने के लिए लाल पत्थर जो है, ठीक है, लाल जो हल्का गुलाबी दिखता है, उसी पत्थर के द्वारा ही इस भवन का या इस महल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मेला खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है? मेला खीर भवानी उत्सव। अब यहाँ पर राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात। राज्य और केंद्र शासित बोल दिया, मतलब हमको पहले से ही समझ जाना चाहिए वो केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। फिर है क्वेश्चन, किताब उल हिंद किसने लिखा है? इब्न बतूता। किताब उल हिंद किसने लिखा है? इब्न बतूता, अल बरूनी, महमूद बाल्खी, अब्दुल रज्जाक, समरकंदी। अब जितने भी साक्ष्य हमको इधर मिलते जाएंगे अलग अलग, तो यहाँ हमको इस बात को ध्यान रखना है कि किताब का नाम और उसके रचयिता, फिर उसका हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन या फिर अनुवादक, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे हमको देखने को मिलेंगे। इसका सही आंसर है अल बरूनी। ठीक है, इसका सही आंसर है अल बरूनी। गजनवी के शासन काल में एक फारसी विद्वान थे अल बरूनी, उन्होंने लिखा है किताब उल हिंद को। इसका एक अन्य नाम है तहकीके हिंद। इसका एक अन्य नाम है तहकीके हिंद। नेक्स्ट है, तबकात नासिरी का लेखक कौन था? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अबू बकर, अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज।
इल्तुतमिश का दरबारी कवि था जिसने तबकात नासिरी की रचना की है। निम्नांकित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है को बताना है। तो यहाँ पर हसन निजामी ताजुल मासिर, जियाउद्दीन बरनी फतवा जहानदारी, इसामी फुतुह उस सलातिन, इब्न बतूता तुगलकनामा। तो यहाँ पर जो तुगलकनामा है ये बहुत प्रसिद्ध है, जिसे इब्न बतूता ने नहीं बल्कि अमीर खुसरो ने लिखा है। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। इसे तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू को अपने लेख में सर्वप्रथम शामिल इन्होंने ही किया है। सल्तनत काल के सिक्के, टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? चांदी, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता और तांबा सोना जस्ता और तांबा। तो हमको जीतल तो पता ही है, तांबा के बने होते हैं। टका भी पता है, चांदी का बना होता है। ये ससगनी है, ये भी किससे बना रहता है? चांदी से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी, चांदी और तांबा। दिल्ली के तुर्की सुल्तानों की शासनकाल में दासत्व संस्था के संबंध में रचित कृति सियासतनामा का लेखक कौन था? हसन निजामी, निजामुल मुल्क तूसी, मिनहाज सिराज, अली कूफी। तो सियासतनामा में इसके लेखक रहे हैं निजामुल मुल्क तूसी। दासत्व परंपरा को इसमें बताया गया है, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है सेम वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। निजाम उल मुल्क ने तूसी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिल्ली की तुर्की सुल्तानों के समय की गुलामी संस्था का विवरण देती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सियासतनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमारतों और शासकों को सुमेलित करना है। अब यहाँ पर कुतुब मीनार, गोल गुंबद, बुलंद दरवाजा, मोती मस्जिद, इधर हमें कुतुब मीनार के साथ कहीं पे भी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं मिल रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ निर्माणकर्ता नहीं, जो उसको और आगे बढ़ाए भी हैं या फिर अंतिम रूप से उसको आकृति दिए हैं, उनका नाम भी यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। तो कुतुब मीनार उसको बाद में और किन्होंने बनवाया है? इल्तुतमिश ने। ठीक है, सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार का क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। गोल गुंबद किनके द्वारा बनाया गया है? मोहम्मद आदिल शाह। बुलंद दरवाजा किन्होंने बनाया? अकबर ने। अपने गुजरात विजय अभियान के दौरान उन्होंने फतेहपुर सिकरी नामक एक स्थल बनवाया या फिर नगर का स्थापना किया आगरा में, और वहीं पर उन्होंने बुलंद दरवाजा की स्थापना की है। ये लगभग 1571-72, और अगर निर्माण कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है 1575 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है मोती मस्जिद, औरंगजेब। मोती मस्जिद में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली में लाल किला के पास का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया है, लेकिन अगर आगरे का मोती मस्जिद हम लोग देखें तो उसे औरंगजेब ने नहीं बनवाया है। इस चीज को हमको याद रखना है, उसे शाहजहां ने बनवाया है। और इसे मोती मस्जिद, अब यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास औरंगजेब है, इसलिए हमने मोती मस्जिद को टिक किस में लगाया है? औरंगजेब के साथ लगाया है। क्या ये ऑप्शन हमको मिल रहा है? पहला ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, और डी का क्या हो गया हमारा? 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अमीर खुसरो एक। यहाँ पर ऑप्शन को पहले हमको पढ़ना है। कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, ये तीनों। ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि अमीर खुसरो एक कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। या तो ऑप्शन ए और सी होता, या तो क्वेश्चन होता क्या नहीं थे। अगर क्या नहीं थे बोलते तो हम सीधे टिक लगा देते, इतिहासकार नहीं थे। फिर नेक्स्ट है सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता किन कूट से निम्न कूट से हमको प्राप्त करना है। सल्तनत काल में एकदम प्रसिद्ध है जीतल और टंका, ये दोनों चीजें प्रचलित रही हैं। तो ऑप्शन किसमें मिल रहा है हमको? जीतल और टंका, 2 और 4। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में अवधी बोली में लिखी गई मृगावती के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ये सूफी संत जो सूफी काव्य रहे हैं उनके भी लेखक रहे हैं। मौलाना दाऊद, मीर मोहम्मद, कुतुबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबन। अवधी बोली के रचनाकार कौन थे? ये जो मृगावती के रचनाकार कौन रहे हैं? कुतुबन। कुतुबन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार थे? तो मृगावती।
चंदायन के मुल्ला दाऊद, मुक्तायन के कुसुमाग्रज, पद्मावती के मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो पद्मावती है, अगर हम लोग भक्ति काल के साक्ष्यों को देखते हैं, भक्ति काल को जब अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो उसमें हम लोग जो प्रेम मार्ग की शाखा देखते हैं, उसके अंतर्गत ये काव्य लिखी गई है। इसमें सूफी काव्य अधिक आते हैं, तो ये उसी के तरह ही लिखी गई एक काव्य है, जिसमें जो नायिका होती है, नायिका का नखशिख वर्णन किया जाता है। नखशिख वर्णन का मतलब ये है कि उसको एक ऐसे नायिका के रूप में दर्शाया जाता है कि उससे सुंदरतम या उससे प्रियतम कोई नहीं है। तो ये सेम इसी चीज को चरितार्थ करती हुई एक रचना है पद्मावती। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो अमीर खुसरो के संबंध में ये आंसर हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। कवि हैं, दरबारी हैं, संगीतकार हैं, इतिहासकार नहीं है। इतिहासकार नहीं है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने उर्दू को सबसे पहले प्रयोग करने का उन्हें गौरव प्राप्त है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे चीजों को हमको या तो शासक है उनके आधार पर याद रखना पड़ेगा कि किस शासन काल में किसकी रचना की गई है। तो सबसे पहले फतवा जहानदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकाते नासिरी। तो सबसे पहले रचना हुई है किताब उल हिंद की, फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो की, फिर तबकाते नासिरी, उसके बाद है फतवाए जहानदारी। तो ये सब चीजें याद करने वाली चीजें हैं, जिसको हमको याद करना पड़ेगा, या तो शासन काल के हिसाब से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। हिंदू जाति व्यवस्था पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा? अब यहाँ पर जाति व्यवस्था में सबसे मेन क्या हुआ था कि जब इस्लाम धर्म आया तो उन्होंने इस्लाम धर्म का इस कदर प्रचार किया कि आपको इस्लाम धर्म अपनाना ही है। तो लोग यहाँ पर रिजर्व होते गए, अपने आप को रिजर्व करते गए। अगर वो खुलेंगे तो उनको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ता। तो जब रिजर्व होते जाते हैं, कोई भी इंसान जब रिजर्व होते जाता है तो बहुत रिजिड होते जाता है, मतलब कठोर होता जाता है। सेम चीज हमको यहाँ पे भी देखने को मिला कि जो जाति व्यवस्था और ज्यादा यहाँ पर कठोर होती गई। वो जितना संकुचित होते गए उतना ही ज्यादा उनका माइंड भी कैसा होते गया, नैरो होता गया, और वो अपने जाति व्यवस्था को ही अपना एक साधन बनाकर चलने लगे कि हम अपने जाति में बंधे रहेंगे तो हम इस्लाम धर्म के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? जाति व्यवस्था कठोर होती गई। नेक्स्ट है, कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज्यादा लोकप्रिय था जिस पर सैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था? तो इसको याद रखने वाली चीजें हैं, ये बी है ऋषि सिलसिला। ऋषि सिलसिला कश्मीर में प्रचलित एक भक्ति परंपरा रही है, जो बहुत ज्यादा उस समय प्रचलन में रही है। और इसी में ही अगर इसका सन देखा जाए तो ये 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास है। शेख नूरुद्दीन वली, शेख नूरुद्दीन वली, नूरुद्दीन वली, इनके द्वारा ये सिलसिला लाया गया था। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मीरा बाई। गीत गोविंद के कौन थे? अलग थे, जयदेव। हमको राग गोविंद पूछा गया है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, तुलसीदास, रामानंद। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रामानंद। हिंदी भाषा को उन्होंने अपने भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए माध्यम के रूप में चुना। वो कौन थे? रामानंद जी। मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता हैं? पद्मावत। कई जगह पद्मावती मिलेगा या फिर पद्मावत। फिर उसके बाद है पुस्तक ललित माधव के लेखक कौन थे? जय सिंह सूरी, वाचस्पति मिश्र, माधव विद्यारत्न, रूप गोस्वामी। तो इसका सही आंसर है रूप गोस्वामी। इनके हमको दो और नाटक मिलते हैं, एक विदग्ध माधव और एक है ललित माधव। फिर नेक्स्ट है, बाबर की आत्मकथा का तुर्की भाषा में अनुवाद।
भाषा से तुर्की भाषा से पर्शियन भाषा में अनुवाद अकबर के काल में किसके द्वारा किया गया था? तो ये अबुल फजल फैजी, मिर्जा अजीज, अब्दुल रहीम। तो ये आंसर है, अनुवाद किया है किन्होंने? अब्दुल रहीम खान ने खाना। तुजुके बाबरी जो है उन अकबर के दत्तक पुत्र अब्दुल रहीम ने बाबर की आत्मकथा जो तुजुके बाबरी है उसको फारसी में बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो यहाँ पर रामायण पूछा है, हमको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब रामायण पूछेगा तो आंसर कुछ और होगा, और जब महाभारत पूछेगा तब आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तो पहला चीज यहाँ पर किसने पूछा, क्या पूछा गया है? रामायण का फारसी में अनुवाद अबुल फजल फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये बदायूनी जो हैं इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया है। अगर महाभारत का पूछा जाएगा तो किन्होंने किया है? फैजी ने किया है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? यहाँ पर अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार पूछा गया है, हमें यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। अकबर के काल में अलग चित्रकार थे, जहांगीर के काल में अलग थे, और हर जो काल रहे हैं उसमें अलग अलग चित्रकार रहे हैं। बाबर के टाइम पे बेजिहाद, हुमायूं के दरबार में अब्दुल समद और मीर सैयद अली, अकबर के काल में दसवंत और बसावन। ऑप्शन में दसवंत है, ये हमारा सही ऑप्शन है। उस्ताद मंसूर जो हैं ये जहांगीर के काल में के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। ठीक है, साइबेरियन पक्षी का चित्र इन्होंने बनाया था। और अबुल हसन, तो दो नाम हमको यहाँ पे पता है, उस्ताद मंसूर खां और अबुल हसन। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमको एक और नाम पता चलेगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया है? बुलंद दरवाजा, बिना कुछ देखे हमको यहाँ पर सीधे आंसर पता होना चाहिए। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने गुजरात विजय के अभियान के दौरान 1571 ईस्वी, निर्माण 1572 में। 172 फीट ऊंचा ये बुलंद दरवाजा है। अकबर द्वारा बनवाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें कहाँ हैं? फतेहपुर सीकरी जो उन्होंने बनवाया था, वहीं पे ही सारे महल उन्होंने बनवाए हैं। जोधा बाई का महल, दीवाने आम, हवा महल, पंचमहल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, ये सभी चीजें इन्होंने कहाँ बनवाई हैं? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा फैजी। यहाँ पर निर्देशन पूछा गया है तो हम यहाँ पर फैजी का नाम ले रहे हैं। बदायूनी इसका है, बदायूनी ने ही इसका अनुवाद किया था, लेकिन निर्देशन किनका था? फैजी का था। इनमें से किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा? तो ये आंसर रिपीटेड, क्वेश्चन रिपीटेड है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी? सही उत्तर चुनना है। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन से हुआ था। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। इनमें से कौन सा आंसर सही है ये हमको बताना है। तो पहला चीज, तानसेन, एक तो रामबली नहीं है, ये राम तनु पांडे है, राम तनु पांडे। तानसेन की उपाधि अकबर द्वारा नहीं दी गई थी, इन्हें अकबर के द्वारा उपाधि दी गई थी मियाँ की। अकबर के द्वारा उपाधि दी गई थी मियाँ की। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन से नहीं, इनका भारमल की पुत्री से हुआ था, भारमल की पुत्री से। राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति नहीं थे, वित्त मंत्री थे, वित्त व्यवस्था देखते थे, वित्त मंत्री थे। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? केवल कथन तीसरा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव अधिक परिलक्षित हुआ?
चित्रकला अपने चरम सीमा पर जहांगीर के शासनकाल में हुआ है, इसीलिए उनके जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ हमारे भारतीय परंपरा के साथ साथ विदेशी जो चित्रकला शैली है उनका भी यहाँ पर प्रादुर्भाव दिखता है। इसीलिए जहांगीर के काल को हम लोग स्वर्ण युग बोलते हैं चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर के समय चित्रकला का पर यूरोपियन प्रभाव भी परिलक्षित होता है और सर्वाधिक विकास भी इसी समय हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन काल में भारतीय चित्रकला में, सेम क्वेश्चन है, जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के शासन काल में। फिर है क्वेश्चन, इकबाल नामा जहांगीरी का लेखक निम्न में से कौन था? तो ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में पूछ दिए जाते हैं कहीं पे भी, खासकर व्यापम में तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम खोज के लाया जाता है जो नए होते हैं। तो इसका सही आंसर है मुतमाद खान। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर अली खान। इसको हम अभी पढ़ चुके हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर अली खान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपने सर्वोच्च शिखर पर था? तो चित्रकला हम सर्वोच्च शिखर पर था जहांगीर के काल में। इसको भी हम लोग अभी पढ़े हैं। जहांगीर में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर खान, अगर अकबर के टाइम पर देखा जाए तो ये सारे साहित्यकार रहे हैं। साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है, इसीलिए जहाँ यहाँ पर अगर भवन निर्माण के रूप में देखा जाए तो भवन निर्माण के रूप में स्वर्ण काल किनके शासन काल को कहा गया है? शाहजहां। ठीक है, तो अगर चित्रकला में हमारे पास चित्रकला में हो गए जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण युग किनके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किनके काल को कहा जाता है? शाहजहां को। तो ताजमहल से हमको याद रखना है, ताजमहल का निर्माण इन्हीं के काल में हुआ था, इसीलिए स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर का जो काल है, हमारे बहुत सारे साहित्यकार इसी टाइम पे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के काल पर भक्ति काल का प्रादुर्भाव हुआ था। जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, तो भक्ति काल के जितने भी कवि रहे हैं वो साहित्य पर बहुत ज्यादा जोर देते रहे हैं, और उस समय के जो साहित्यकार हैं बहुत अधिक हुए हैं, क्योंकि अपने भक्ति को उन्होंने साहित्य में उकेरा है। और इस समय हमें अकबर के शासन काल में सभी धर्म को छूट दी गई थी कि वो अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। इसीलिए साहित्य का स्वर्ण युग या हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल हम लोग किनके काल को मान सकते हैं? अकबर के काल को मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार है, जहांगीरी चित्रकार है? तो यहाँ पर अगर हम पूरा पढ़ रहे हैं तो अबुल हसन हमको पहले से पता है। अबुल हसन किनके काल में है? ये जो अबुल हसन जहांगीर के होंगे। अब अब्दुल रसमद अकबर के हैं, ये हमको पता है। मीर सैयद अली भी अकबर के हैं, ये हमको पता है। तो नया नाम कौन सा है? अका रिजा। तो ये दोनों ही किनके दरबारी का चित्रकार रहे हैं? जहांगीर के। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा मुमताज के याद में उनके लिए बनवाया गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके योजनाकार थे और उस्ताद ईसा खान के द्वारा के नेतृत्व में ये संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया? अब यहाँ पर किनके काल में हुआ है ये पूछा गया है, किन्होंने किया है ये नहीं पूछा गया है। किनके काल में हुआ है, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देखना है कि किनके शासन काल में इनका उपनिषदों का क्या हुआ है? हमारा औरंगजेब के समय, शाहजहां के समय, जहांगीर के समय, अकबर के समय। तो यहाँ हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि शासन काल अगर पूछा जाए तो वो अलग है, और अगर किन्होंने इसकी रचना की है ये पूछा जाए तो वो फिर वो क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो पहला चीज तो हमको ये जानना है कि किनके दरबार में। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर के समय में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जहांगीर के समय में 52 उपनिषदों का जो रूपांतरण हुआ है, दारा सिकों ने सिर्रे अकबर के नाम से इसका रूपांतरण किया है। उसी को ही
अगर नाम क्या दे दिया गया है, सिर्रे अकबर, और जितने भी उपनिषद हैं उसका फारसी में क्या हुआ है, रूपांतरण मिलता है। कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि वह ताजमहल की प्रतिकृति है? तो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, शाहदरा में स्थित अकबर का मकबरा, आगरा में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा, फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती का मकबरा। तो यहाँ पर ताजमहल से पूर्व जो बनाई गई है, जिसको हम लोग ताजमहल का पूर्व रूप बोलते हैं, वो है आगरा में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसको नूर जहां ने 1626 से 1628 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा निम्न में से किसका निर्माण यहाँ पे नहीं किया गया था? शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया था? तो लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, आगरे का किला आगरा, ताजमहल आगरा। तो यहाँ पर आगरे में जितने भी स्थापत्य हुए हैं वो सब किनके द्वारा किए गए हैं? अकबर के द्वारा किए गए हैं। तो अकबर के द्वारा हमारा शाहजहां का जो है ये क्या है, ये वाला शाहजहां वाला के निर्माण से ये हट जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से, एक मिनट, 139 में ये जो दारा सिकोह वाला है ये हमारा शाहजहां के समय हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। दारा सिकोह अगर हम लोग शासन काल के हिसाब से देखेंगे, ये जहांगीर नहीं होगा, शाहजहां होगा आंसर। तो इसको आप लोग करेक्ट करेंगे, शाहजहां के समय। निम्नलिखित निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया है? अगर शासक का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? शाहजहां। बाद में ये इनके साथ रहे हैं, लेकिन शासन काल अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? शाहजहां के समय। यहाँ पर शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं कराया गया है, उसमें हो जाएगा आगरे का किला। वर्ष 1565 में अकबर ने आगरे का किला का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत औरंगजेब के शासन काल से संबंधित नहीं है या उसके द्वारा नहीं निर्मित की गई है? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, इसको बनवाया है। लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाया है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा इनके नेतृत्व में बना है, भले किसी और ने बनाया है लेकिन इनके शासन काल में बना है, तो ये भी बनवाया है। बचा आगरा के किले का मोती मस्जिद, तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है, शाहजहां ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किस शासक ने ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई है? तो अब दक्षिण भारत में पूछा गया है शाहजहां, जहांगीर, जहांदर शाह, औरंगजेब, फर्रुखसियर। तो इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जो बना है वो इसमें ताजमहल की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया था। इसको जब निर्माण किया गया था तब ऐसा सोचा गया था कि इसको ताजमहल से भी बेहतर प्रतिकृति के रूप में बनाया जाएगा, लेकिन धन की कमी या फिर स्थापत्य में उतने सही वास्तुकार ना मिलने के कारण ये उतनी अच्छी प्रतिकृति नहीं बन पाई। अधोलिखित में से कौन एक दारा सिकोह की रचना है? ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूजिंग या फिर अगर आपका बैड लक है तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी करना पड़ता है या थोड़ा सा हमको सोचना पड़ जाता है, क्योंकि तबकाते नासिरी, किताब उल हिंद, तहकीके हिंद, मजम उल बहनैन, सिर्रे अकबर, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो दारा सिकोह का हर जगह हमको सिर्रे अकबर ही मिलेगा। हर जगह हमको मिलेगा कि सिर्रे अकबर किनके द्वारा लिखी गई है? दारा सिकोह के द्वारा लिखी गई है। लेकिन 2017 पीएससी में इसका आंसर लिया गया था मजमउल बहनैन, क्योंकि ये भी दारा सिकोह के द्वारा लिखी गई है। तो अगर नियमतः ऐसे क्वेश्चंस को डिलीट होना चाहिए, लेकिन वो आपके बैड लक के अनुसार कुछ भी हो सकता है। अगर आपका बैड लक है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपका 1 नंबर माइनस हो सकता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी लिया गया था। बहुत लोगों ने आंसर यहाँ पे सिर्रे अकबर को लिया था, क्योंकि उस समय मजमू उल बहनोन बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी। बाद में ये तर्क दिया गया कि इससे पूर्व एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये लिखा गया है कि दारा सिको के निर्देशन में 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो उसमें उसका नाम है सिर्रे अकबर। तो यहाँ पर इस फॉर्मेशन के तहत या फिर इसी नियम के तहत आंसर ऑप्शन डी को लिया गया था। किस मुगल विद्वान ने सिर्रे अकबर नामक कृति को तैयार किया था? तो ये पहले का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा जा चुका है। तैयार कराया था मतलब दारा सिको। निम्नलिखित में से कौन आईने अकबरी का लेखक है? तो आईने अकबरी जो है अकबर के एक नवरत्न अबुल फजल की रचना है। ये हमको याद रखना है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक कौन था? अबुल फजल। तानसेन भी उन्हीं में से एक थे। अकबरनामा के तीसरे जिल्द में आईने अकबरी के बारे में हमको क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। निम्नलिखित में से कौन तारीखे शेर शाही का लेखक था? तारीखे शेर शाही पूछा गया है ना। तो अब्बास शेरवानी, मिर्जा कासिम, कसीम अली, फरिश्ता, काफी खां, ऐसे चीज को याद रखना है तो कोड बनाइए शेर शाह शेरवानी। अगर याद रखना है तो शेर शाह के रचनाकार कौन थे? अब्बास शेरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो ये पहले भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बदायूनी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिरे आलमगिरी किसकी रचना है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुस्तैद खान। इनकी फारसी भाषा में लिखित एक ग्रंथ है जो कि औरंगजेब के शासनकाल का विवरण बताती है। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर एक शाहजहांनामा क्या था? एक ऐतिहासिक कृति है जिसे इनायत खान ने लिखा है। ठीक है, यह बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में 10 वर्षों की जानकारी को प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जहांगीरी महल बुरहानपुर, बुलंद दरवाजा फतेहपुर, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। गलत क्या है? जहांगीरी महल बुरहानपुर। तो जहांगीरी महल का निर्माण कहाँ है? हुआ है आगरा के किले में हुआ है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य। तो स्थापत्य में इन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुम्बद हो जाएगा, इल्तुतमिश का कुतुब मीनार है, औरंगजेब का मोती मस्जिद है, अकबर का बुलंद दरवाजा। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आगे है, सूची को सुमेलित करना है। अब मकबरा कहाँ कहाँ है? तो बाबर, प्रिंस खुसरो, नूरजहां, रबिया उद दौरानी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पता है हम वहां तक चलते हैं। तो हमको बाबर का पता है काबुल। फिर उसके बाद नूरजहां का हम देखेंगे कहाँ है? लाहौर में। रबिया उद दौरानी का औरंगाबाद। अब बच क्या जाता है? प्रिंस खुसरो, उनका है इलाहाबाद में। ठीक है, तो जहांगीर के पुत्र थे ये, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका यहीं पे ही क्या बना दिया गया था? मकबरा बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है ना। तो हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम ने, पुराना किला दिल्ली हुमायूं, जहांगीरी महल आगरा अकबर, एतमादुल दौला का मकबरा नूरजहां। तो किस किस स्थापत्य को किसने बनाया है? तो ये सही है, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम, ये भी सही है। पुराना किला हुमायूं के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका के रचयिता। तो विनय पत्रिका का के रचयिता तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और केशवदास। अब विनय पत्रिका या फिर विनय नाम से इसका जो भी मिलेगा, उसके सभी के रचयिता हमको कौन मिलेंगे? तुलसीदास।
ठीक है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास। सूर शब्द से जितना चालू होता है उसके सूरदास हैं, अगर याद रखने के लिए कुछ चीजों को। इनके में ना गीतावली, दोहावली, विनावली, वली प्रत्यय मिलेगा और विनय शब्द भी मिलता है तुलसी जी के में। सूर उपसर्ग के साथ हमको जो मिलता है वो सूरदास की रचना है। कबीर, बीजक, साखी, सबद एक और है जो सबद, यही 3 साक्ष्य इनका मिलता है। केशवदास रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रीति काल के प्रमुख कवि रहे हैं। ये केशवदास जो है रीति काल के प्रमुख कवि रहे हैं। इनमें से किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो अकबर, रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रकार, तो चित्रकार के लिए कौन रहे हैं? जहांगीर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण क्रम तिथि के अकॉर्डिंग इसको हमको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें शासक तक पहुंचना पड़ेगा। तो शासक अगर हम लोग देखेंगे मुगल कालीन शासकों में, तो ताजमहल शाहजहां के टाइम पे बना है, बुलंद दरवाजा अकबर के टाइम पे बना है, शाहजहां एक बार आ गया मतलब मोती मस्जिद ये किसका है? औरंगजेब वाला है। आगरे का दीवाने आम, ये भी अगर हम लोग देखेंगे दीवाने आम जो है अकबर के आसपास ही हमको देखने को मिलेगा, अकबर और शाहजहां के बीच में। तो सबसे पहले हमको साक्ष्य किसका मिला? बुलंद दरवाजा का। उसके बाद आगरे का दीवाने आम मिल गया। फिर कौन आता है? ताजमहल मतलब शाहजहां। फिर उसके बाद कौन है? औरंगजेब। तो सही सीक्वेंस हो गया बुलंद दरवाजा, आगरे का दीवाने आम, ताजमहल और मोती मस्जिद। अगर शासन काल हमको पता रहेगा तो ऐसे स्थापत्य की तिथि हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शासकों के द्वारा हम उसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालक्रम के अनुसार हमको इसको क्या करना है? जमाना है। अब फिर से वही है, शासन काल, अटाला, यहाँ पे राबिया दुर्रानी, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अटाला मस्जिद। एक चीज तो पहले से पता चल गया, शेरशाह सूरी पहले आएगा उसके बाद हुमायूं आएगा। तो कहीं पे भी अगर सीक्वेंस देखते हैं तो तीसरा पहले नहीं आएगा दूसरा से, तो दूसरा पहले हो और तीसरा उसके तुरंत बाद। तो ये वाला जो ऑप्शन हमको दिख रहा है इसमें अटाला मस्जिद जौनपुर 1408 में ये बना है इब्राहिम सर्की के द्वारा, और लास्ट में रबिया दुर्रानी, ये औरंगजेब के शासनकाल का है, तो ये सबसे लास्ट हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमको पहले से पता चल गया कि पहले दूसरा आएगा फिर तीसरा और लास्ट में आएगा पहला। तो ये वाले सीक्वेंस के साथ हमारा आंसर कौन सा हो जा रहा है? ऑप्शन बी। मुगल सम्राट, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, तो इसका सही आंसर केवल कथन तीसरा वाला है। इससे पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। इसमें ऑप्शन जो है इसका आंसर डिलीट किया गया था, पहले मैं इसको बता दूं, इसका कारण बताते हैं। इसमें कथन कितने हैं? 1 2 3। नीचे क्या दिया हुआ है? सभी चारों कथन सही हैं। मतलब हमको ये पता चल गया कि हमारे ऑप्शन में कुछ न कुछ डिफेक्ट है। पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है, ये कथन सही है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है, ये कथाएं भी सही है। मूलतः इसमें सांप की भी आकृति बनाई जाती है। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है, ये भी सही है। तो हमको ऐसा कोई कथन नहीं मिल रहा है जिसमें कथन 1 2 और 3 तीनों सही है मिले, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हुआ है? डिलीट हुआ है, क्योंकि ये तीनों कथन सही है और कहीं पे भी ऑप्शन में हमको इसका सही उत्तर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। अगर इसको हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ऑप्शन अगर देखेंगे तो ये तीनों सही है, ठीक है। पहले अगर हम लोग देखते हैं तो ये तीनों सही है, लेकिन कई जगह खंडगिरी को
उदयगिरी से अलग मानते हुए ये माना जाता है कि उदयगिरी के साक्ष्य मिलते हैं उदयगिरी के साक्ष्य हमको हाथी गुम्फा से मिलते हैं, खंडगिरी के नहीं मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको आंसर को थोड़ा सा इंटर रिलेट करके देखना पड़ेगा। मूलतः अगर ओवरव्यू में हम लोग देखते हैं तो ये ऑप्शन तीनों सही रहेगा, लेकिन कई बार अगर डीप में पूछ दिया तो ये कई जगह ऐसा भी माना गया है कि हाथी गुम्फा अब जो शिलालेख है खंडगिरी से नहीं उदयगिरी से संबंधित है। अब ये उदयगिरी और खंडगिरी भुवनेश्वर के पास स्थित एक गुफा के रूप में हम प्रचलित है, वहाँ पे बहुत पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। ये जहाँ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को ना जब हम लोग क्वेश्चन सेट सॉल्व करेंगे तो जैसा क्वेश्चन लिया आंसर लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है निम्न में से सुमेलित करके बताना है। फुलकारी, धरनिया, कसूटी, करचोबी, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये फुलकारी का तो राजस्थान है, ठीक है। पहला का अगर हम लोग देखेंगे तो फुलकारी का क्या हो जाएगा, फुलकारी, एक मिनट सॉरी, फुलकारी जो है हमारा ये हो जाएगा पंजाब, फुलकारी पंजाब हो जाएगा। कसूटी का होता है कर्नाटक, ठीक है। कसूटी कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक। ये सारी चीजें ना आपको याद करनी पड़ेगी, इस चीज को ध्यान रखना। फुलकारी आपका पंजाब हो गया, कसूटी आपका कर्नाटक हो गया। ऑप्शन डी इसका इन दोनों के तहत हमको मिल गया है, ठीक है। दूसरा और पहला इसी में है और किसी में नहीं है। दो चीजें, जैसे फुलकारी पंजाब पहुंच गया, कसोटी कहाँ है, कर्नाटक में। अब उसके बाद धरनिया आपका, सॉरी, कसूटी, धरनिया आपका हो जाएगा चौथा गुजरात, और करचोबी आपका पहुंच गया राजस्थान, ठीक है। करचोबी आपका कहाँ पहुंच गया, राजस्थान। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फुलकारी को याद रखना है पंजाब में, कसूटी का कर्नाटक में। आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है। ऑप्शन है नागार्जुन, पद्म संभव, वसुबंधु और बुद्ध घोष। तो इसका सही आंसर है बुद्ध घोष, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध घोष। यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को विश्व धरोहर वाले शहरों में की सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें है ओरछा और ग्वालियर। ओरछा और ग्वालियर को विश्व धरोहर, यहाँ पे लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल किया गया है। प्राचीन काल में जो चांदी के सिक्के थे उसे किस नाम से जाना जाता था, कुषण, कांसापर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है पर्ण। चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, पर्ण के नाम से। धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध, वैष्णव, जैन, शैव। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है भीमबेटका के शैल चित्र किस जिले में स्थित है। भीमबेटका हमको पता है मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर जिला पूछा गया है तो जिला है रायसेन। किस जिले में उपस्थित है, रायसेन जिले में। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार, इसमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम। तो आंसर है वराह मिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फिर है दादरा और चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य से के लोक नृत्य हैं और इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो वेसर शैली का उदाहरण होयसलेश्वर, कंदरिया, श्री राम मंदिर। तो नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण इसमें कर्नाटक के होयसल जो है उन्होंने इसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो होयसलेश्वर मंदिर इसका क्या है, उदाहरण है वेसर शैली का। वेसर शैली या बेसर शैली बोलते हैं, इसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रित हमको देखने को मिलता है। संगीत की श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क के रूप में जोड़ा गया है। तो ये
ग्वालियर शहर को इस रूप में जोड़ा गया है। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हमको करंट अफेयर के साथ भी पढ़ना पड़ेगा। और इस सेशन में आज का हमारा ये जो वीडियो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति में ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमारी बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको आगे लगता है कि कोई क्वेश्चन और अच्छे से एक्सप्लेन करना है या कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे अपना फीडबैक ज़रूर देते रहेंगे ताकि हम इसमें सुधार करते रहेंगे। हरी कंपटीशन एकेडमी हमेशा बच्चों के लिए, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, वो जैसा चाहते हैं वैसा नोट्स हमेशा उपलब्ध कराते रहेंगे। इसी आशा के साथ अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यहाँ से अब हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं।